नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे वो जो कहते हैं ना, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट रणनीति होती है सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। तो हम लोग इसी को लेकर एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो बिहार दरोगा के लिए है। बिहार दरोगा में आज तक जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे का डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ जो सिलेक्शन गुरु का बुक है उनसे देखेंगे एक एक क्वेश्चन को बारीकी से। तो आप लोग ध्यान से देखिए पूरा वीडियो को। अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो केमिस्ट्री का पहले डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे फिर फोकस करेंगे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर को समझिए अच्छा से, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछा है। देखिए, गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये टीन है, सीसा है, जस्ता है, क्रोमियम है। तो सबसे पहले समझिए गैल्वेनाइज क्या होता है। गैल्वेनाइज यानी गैल्वेनीकृत मीन्स होता है, इसको किसी भी चीज़ को जब वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो हवा और नमी की उपस्थिति के कारण क्या होता है, उसमें जंग लगने लगता है। और जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जंग से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। तो यही जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछता है, डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछता है, इसको समझिए, ठीक है। आइए देखते हैं गैल्वेनाइजेशन या वाल्केनाइजेशन, ये भी बोल सकता है वाल्केनाइजेशन या गैल्वेनाइजेशन, ये टॉपिक है। वाल्केनाइजेशन से भी पूछ सकता है, जैसे गैल्वेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा है। लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो हवा में नमी के उपस्थिति में रासायनिक क्रिया होती है जिसे सामान्य भाषा में जंग लगना कहते हैं। लेकिन सामान्य भाषा में क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा बुक के जो है लिखावट को ध्यान दें कि, और सामान्य भाषा में आमतौर पे जो है आजकल क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो इस पर विशेष फोकस करना है। जंग का सामान्य सूत्र, जो जंग लगता है उसका सामान्य सूत्र है Fe2O3 X × H2O। फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड जंग का रासायनिक नाम जलियोजी हाइड्रोलाइज फेरिक ऑक्साइड है। जंग लगने से लोहे खराब हो जाते हैं, इसमें क्षरण होने लगता है। जंग की परत लाल और भूरे रंग की होती है। देखिएगा, जंग लगता है तो उसकी परत कैसी दिखती है? लाल और भूरे रंग की। जंग बनने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जब तक ऑक्सीकरण नहीं होगा तब तक जंग लग ही नहीं सकता। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में होता है। O2 की उपस्थिति रहेगा तभी जंग लगेगा, इसीलिए इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, जंग लगने की प्रक्रिया को, ठीक है। आगे देखते हैं, जंग लगने की प्रक्रिया को जो है 1 सेकेंड, थोड़ा सा जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जंग लगने से लोहे का क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी 67 बीपीएससी में। बीपीएससी भी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है या घटता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, लेकिन अभी क्या है, ट्रेंड ये है, पहले तो सामान्यतः पूछता था कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है या घट जाता है। तो इसका सूटेबल आंसर होगा जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, फिर बाद में घटने लगता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, लोहे का भार बढ़ता है फिर घटता है, ये याद रखिएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता यानी Zn जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ये हमने बता दिया है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए। लोहे पर जस्ता लगाने से ही जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन कहा जाता है। लोहे पर जो जस्ता का लेप चढ़ाते हैं इसको क्या कहते हैं? जस्तीकरण भी कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, यसद लेपन भी कहते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर जस्तीकरण पूछ दे, गैल्वेनाइजेशन जैसे पूछा है वैसे ही बोले जस्तीकरण, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है, तो उस पर किसकी लेप लगाई जाती है? या यसद लेपन के लिए किसकी लेप लगाई जाती है? तो जिंक की लेप लगाई जाती है। इसको ध्यान में रखना है। जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन, यसद लेपन सब एक ही चीज़ है।
लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। इसके अलावा जिंक की लेप चढ़ाने के अलावा लोहे को जंग से बचाने के लिए और सारे उपाय किए जा सकते हैं। लोहे पर क्या किया जाता है? पेंट लगा देना। लोहे के ऊपर क्या करना? ग्रीस, मोबिल, तेल की परत चढ़ा देना। एंडीकरण द्वारा तेल की परत चढ़ा देना। ये सबसे भी लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं। क्या करने से? पेंट लगाने से, उसके ऊपर ग्रीस लगा देने से, मोबिल लगा देने से, तेल लगा देने से। लोहे को मिश्र धातु में परिवर्तन करना। लोहे को मिश्र धातु में परिवर्तन करने से भी इसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। जैसे उसको मिश्र धातु में बदल देंगे तो उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है। लोहे के बर्तनों जिनमें खाद्य पदार्थों का भंडारण किया जाता है उसकी भीतरी भाग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। Zn जिंक पदार्थों से अभिक्रिया कर उसे विषैला बना देता है। भीतरी भाग में जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती है। जो बर्तन होता है भोजन करने वाला, खाना पकाने वाला, उसमें बर्तन के अंदर, लोहे के बर्तनों के अंदर जिंक की परत अंदर नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये जिंक से खाद्य पदार्थ अभिक्रिया कर लेता है और उसे विषैला बना देता है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए जिंक की परत बर्तनों के अंदर नहीं चढ़ाई जाती है। तो ये हमने देखा गैल्वेनाइजेशन। अब आगे दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाने की सलाह क्यों दी जाती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाने की सलाह क्यों दी जाती है। चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। अंडे में मिलने वाला पीला पदार्थ सल्फर युक्त होता है। जो पीला पदार्थ अंडा में देखते हैं वो सल्फर युक्त होता है, जो चांदी की चमक से क्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड नामक पदार्थ बनाता है। चांदी से क्रिया करके क्या बनाता है? जो सल्फर युक्त अंडा में जो सल्फर, पीला पदार्थ में सल्फर पाया जाता है, वो चांदी से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड नाम का पदार्थ बनाता है। यह शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसीलिए चांदी की चम्मच से अंडे नहीं खाया जाता है। प्याज और अंडे में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? सल्फर। तो आप लोग प्याज तो हाथ से खाते हैं, चम्मच से भी, प्याज में भी वो यही रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, इसलिए प्याज को भी नहीं खाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड जो है चूहा को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, बल्कनीकरण, वल्केनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो रबर को और मजबूत और कठोर बनाता है। बल्कनीकरण क्या करता है? लोहे को और मजबूत और कठोर बनाता है। बल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक में सिंथेटिक रबर और भौतिकी गुणों में सुधार करती है। बल्कनीकरण को भी ध्यान में रखिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्या कह रहा है। बल्कनीकरण की सबसे आम विधि प्राकृतिक में रबर गंधक के उपचारित करना है, अर्थात रबर को गंधक के साथ मिलाकर गर्म करना। इस प्रक्रिया को लेटेक्स को सल्फर या सेलेनियम, टेल्यूरियम जैसे वल्केनाइजिंग एजेंटों के साथ मिलाना और गर्म करना शामिल है। बल्कनीकरण में वल्केनाइज्ड रबर के साथ उत्कृष्ट लचीलापन अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाता है। कम जल अवशोषित करता है, ऑक्सीकरण और घर्षण के प्रति उच्च प्रतिरोध, कार्बनिक विलायकों के प्रति प्रतिरोध, अच्छा विद्युत इंसुलेटर, ये सब होता है वल्केनाइजेशन रबर का व्यापक रूप से वल्केनाइज्ड रबर के व्यापक रूप से टायर, खिलौना एवं अन्य रबर उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह ऑटोमोबाइल, वैमानिक, रेलवे, समुद्री क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। वल्केनाइज्ड रबर का कहाँ प्रयोग होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड है। इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन का स्थान आता है। तो फर्स्ट स्थान थाईलैंड याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, ये है भारत में यहाँ पे है केरल में जो है सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। केरल में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। रबर और स्टील में ज़्यादा इलास्टिक कौन होता है? ये क्वेश्चन देखते हैं। रबर और स्टील में ज़्यादा इलास्टिक कौन होता है? तो रबर और स्टील में स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है। इसको विशेष हम लोग फिजिक्स में देखेंगे।
टीन। आप देखते हैं टीन के बारे में देखते हैं। टीन एक रासायनिक तत्व है। लैटिन में इसका नाम स्टेनम है, इसीलिए इसका रासायनिक प्रतीक एसन होता है। टीन का लैटिन में नाम क्या है? स्टेनम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसका प्रतीक एसन होता है। इसे रांगा या बंग भी कहा जाता है। टीन को क्या कहा जाता है? रांगा या बंग। याद रखिएगा, रांगा या बंग। ये याद रखने वाला चीज़ है, क्योंकि ये केमिस्ट्री की भाषा याद रखने से ही उसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नॉर्मल भाषा तो पूछता नहीं है, सामान्य भाषा में क्वेश्चन आ नहीं रहा है। दुनिया का सबसे ज़्यादा टीन प्लेस्टर निक्षेपों से बनता है। प्लेसर का अर्थ है जलोढ़ रेत। प्लेसर का अर्थ क्या है? जलोढ़ रेत। प्लेसर निक्षेप मूल्यवान खनिजों का संग्रह है। प्लेसर निक्षेप क्या है? मूल्यवान खनिजों का संग्रह है। मूल्यवान खनिजों का संग्रह है। ये खनिज घाटी, फर्श, पहाड़ियों के आधार की रेत में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाई जाती है। इन निक्षेपों में आमतौर पर ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में संक्षारित नहीं होते हैं। आइए देखते हैं आगे। ऐसे खनिज जो सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम सबसे महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है? कौन सा महाद्वीप है जो आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है? तो एशिया है। एशिया, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया दुनिया में टीन में सबसे अग्रणी है। चीन जो है पड़ोसी देश है, मलेशिया जो है पड़ोसी देश है, इंडोनेशिया जो है पड़ोसी देश है भारत के। और यहीं जो है एशिया महादेश में सबसे अग्रणी देश है टीन के उत्पादन में। आइए देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील और बोलिविया देश भी टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और साउथ अमेरिका में कौन कौन देश है? ब्राज़ील और बोलिविया। विश्व के सबसे अधिक टीन उत्पादन कहाँ होता है? चीन में। अगर देश में पूछे तो सबसे अधिक टीन चीन में, अगर महादेश में पूछे तो एशिया में। भारत में छत्तीसगढ़ टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य है। भारत में कहाँ पे टीन का उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में टीन का उत्पादन होता है। अब आइए, ऑप्शन 4 था जिसमें सीसा भी था। सीसा को देखते हैं। यह एक रासायनिक तत्व है। सीसा क्या है? रासायनिक तत्व है। याद रखिए, सीसा के बारे में बताते हैं। सीसा एक ऐसा तत्व है जो का इलेक्ट्रिक करंट सीसा से पास नहीं होता है। यानी क्या होता है ये? सीसा का लैटिन नाम प्लम्बन है। इसका प्रतीक Pb होता है। परमाणु संख्या 82 है। सीसा की परमाणु संख्या कितना है? 82 है। सीसा कम मात्रा में विषैला होता है, खासकर बच्चों के लिए। किसी भी स्थिर तत्वों की तुलना में सीसे की परमाणु संख्या सबसे अधिक होती है। सीसा का उपयोग देख लेते हैं। भंडारण में सीसे का उपयोग अक्सर संक्षारण के पदार्थों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। सोल्डरिंग में सीसा का उपयोग किया जाता है। बैटरी में सीसा का उपयोग किया जाता है। लेड ऑक्साइड में भी सीसा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। शीशे का उपयोग पेंट के रूप में किया जाता है। शीशे का उपयोग पेंट के रूप में किया जाता है। आधार बेस। शीशे का उपयोग पेंट में किस रूप में किया जाता है? बेस के आधार पे, बेस के रूप में। आधार यह पेंट का एक प्रमुख घटक है। इसमें बाध्यकारी गुण यानी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज भी होते हैं। यह एक अपारदर्शी लेपन प्रदान करता है। यह सूखने पर परत में सिकुड़ने से बनती दरारों से भी कम करता है। पेंट के लिए सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले आधार सफ़ेद लेड, लाल लेड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम और एल्युमिनियम पाउडर, लिथोफोन आदि है। क्रोमियम के बारे में देख लेते हैं। इसका संकेत क्या है? Cr है। और परमाणु संख्या कितना है? Cr की परमाणु संख्या 24 है। अगर इसे इस्पात में मिला दिया जाए तो इस्पात पर जंग और धब्बे नहीं लगते हैं क्या? क्रोमियम को इस्पात पर लगा दिया जाए तो इस्पात पर जंग और धब्बे नहीं लगते हैं, जिस कारण इसे स्टेनलेस स्टील यानी जंग रोधी इस्पात बनाने के लिए काम में लाया जाता है। क्रोमियम का इस्तेमाल
स्टील को सख्त बना करने, स्टेनलेस स्टील के निर्माण और कई मिश्र धातुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ क्या है? प्लेटिनम है, हीरा है, स्फटिक है, सोना है। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। हीरा, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। आइए हीरा किसका अपरूप है, सब चीज़ डिटेल्ड में देखते हैं। तो कार्बन के 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। यही जो हीरा है, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अधातु होते हुए भी विद्युत का, हीरा विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हीरा पृथ्वी में सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा कार्बन के अपरूप एवं यह अधातु है। हीरा विद्युत का कुचालक है। हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इसी कारण हीरा का अपवर्तनांक 2.42 ऐसे इसको याद रखिएगा, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक है। कार्बेडियम को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। कार्बोरेडम को क्या कहा जाता है? कृत्रिम हीरा कहा जाता है। काले हीरे को बोट कहा जाता है। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। आप लोग अक्सर सुने होंगे शीशा काटने में किस हीरे का प्रयोग किया जाता है। तो शीशा काटने के लिए काले हीरे बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट और रंगहीन होता है। इसके आर पार देख सकते हैं, इसका कोई रंग नहीं होता। आगे देखते हैं। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणें के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। नोट में देखेंगे, हीरे में एक चतुष्फलकीय संरचना होती है, 4 फलक होता है, जबकि ग्रेफाइट में षष्ठकोणीय चौकोण की संरचना होती है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों का भौतिक गुण भिन्न होता है, लेकिन रासायनिक गुण समान होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों का भौतिक गुण अलग अलग होता है, रासायनिक गुण क्या होता है? एक समान होता है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कलीलन हीरा है, जो कि 3106 कैरेट का है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। और इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हीरा जो है कलीलन हीरा कितने कैरेट का है। इसका पता 1905 में दक्षिण अफ्रीका में लगाया गया था। कहाँ पे? कलीलन हीरा का साउथ अफ्रीका। इस हीरे का नाम खदान के मालिक सर थॉमस कलीलन के नाम पर ही रखा गया। जो खदान का मालिक था उसी के नाम पर कलीलन हीरा, इस हीरे का नाम रखा गया। यह अभी ब्रिटेन के राजघराना शाही संग्रहालय में शोभायमान है। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान, तेलंगाना, भारत से प्राप्त हुआ था। देखिए, कोहिनूर हीरा के बारे में आप लोग सब लोग परिचित हैं, जो मुग़ल के दरबार में था, बाद में अंग्रेज ही इसे लूट कर ले गए थे। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। जो ग्रेफाइट पढ़े थे हम लोग, हीरा और ग्रेफाइट, यह विद्युत का सुचालक होता है। यह अधातु होते हुए भी, इसको याद रखिएगा, अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट एकमात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक है। एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। और हीरा का 2.42 होता है। कागज़ पर रगड़ने पर यह उस पर काला निशान बना देता है, इसीलिए इसे काला शीशा कहते हैं। कागज़ पर रगड़ने पर यह काला निशान बना देता है। ग्रेफाइट क्या बनाता है? कागज़ पर रगड़ने पर काला निशान बनाता है। इसका उपयोग पेंसिल बनाने में, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में इलेक्ट्रोड के रूप में, कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। परमाणु संयंत्रों में ग्रेफाइट का इस्तेमाल न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। हीरा में कार्बन sp3 और ग्रेफाइट में कार्बन sp2 का प्रसंस्कृत होता है। हीरा में कार्बन sp3 और ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंस्कृत होता है।
स्फटिक यानी क्वार्ट्ज सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना एक कठोर क्रिस्टलीय खनिज है। स्फटिक, इसका रासायनिक सूत्र SiO2। स्फटिक का रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। क्वार्ट्ज पृथ्वी की महाद्वीपीय परत फेल्डस्पार के बाद दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है क्वार्ट्ज। सोना के बारे में भी देख लेते हैं। सोना एक या स्वर्ण अत्यंत चमकदार मूल्यवान धातु है। इसका लैटिन नाम आरम संकेत Au परमाणु संख्या 79 है। सोना का संकेत क्या है? Au परमाणु संख्या 79। प्राचीन काल में सिक्के बनाने में, आभूषण बनाने में, धन संग्रह करने के लिए किसका उपयोग होता था? सोना का। जितने राजा महाराजा पहले होते थे, सोने का सिक्के बनाकर उसका उपयोग किया करते थे। सोने का आभूषण, धन संग्रह जमा किया। सोना जिसके पास ज़्यादा होता था वही अमीर होता था। तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व, सबसे अधिक जिसका घनत्व होगा वही सबसे भारी होगा। कौन है? ओस्मियम है। अच्छा, सबसे कम घनत्व वाला तत्व, सबसे हल्का, सबसे कम घनत्व वाला तत्व, सबसे कम जिसका घनत्व होगा, वही सबसे हल्का होगा। सबसे प्रबल अपचायक वाला तत्व, इसको याद रखिएगा, लिथियम है। सबसे भारी कौन है? ओस्मियम है। सबसे हल्का कौन है? लिथियम है। सबसे प्रबल उपचायक तत्व फ्लोरीन है। सबसे प्रबल उपचायक तत्व फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बनाने वाला तत्व क्लोरीन है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी किसकी है? क्लोरीन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा, इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा। एक होता है खाने वाला सोडा। वाशिंग सोडा धोने वाला सोडा है, तो इसका सामान्य नाम क्या है? वाशिंग सोडा का सामान्य नाम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसका नाम है? ये है खाने वाला सोडा का नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट। और बाई लगा है तो खाने वाला हो गया, बाई नहीं लगा है तो ये क्या हो गया? धोने वाला हो गया। धोने वाला सोडा, वाशिंग सोडा। तो इसको याद रखिएगा, धोने वाला सोडा या सोडा एस का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। याद रखिएगा, Na2CO3 × 10H2O। इसको याद रखिएगा। इसका इस्तेमाल घरों में धुलाई के लिए किया जाता है। धोने वाला सोडा है, इसका इस्तेमाल जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये भी सवाल पूछ सकता है कि जल की कठोरता को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वाशिंग सोडा का उपयोग किया जा सकता है। खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, याद रखिएगा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई लगा है तो क्या हो जाएगा? खाने वाला सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 NaHCO3। ये क्या है? खाने वाला सोडा। इसका इस्तेमाल बेकरी के उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो एसिड बेस पढ़ना है, ये डिटेल चैप्टर है, देख लेते हैं। टार्टरिक एसिड, बटग्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। और ये देखिए, टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? इमली में, कच्चा आम में, अंगूर में, केला में। और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? खट्टा दूध, दही।
यानी दूध फट गया तो कौन सा एसिड मिलेगा? लैक्टिक एसिड। तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रमुख अम्ल स्रोत दूध, दही, खट्टा दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। नींबू, नारंगी, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये सब तो हम लोग पहले ही देख लिए हैं। नींबू, संतरा, इसमें सिट्रिक अम्ल। ये भी देख लीजिए। सेव में क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये सब पहले ही बता दिए हैं। सांप, बिच्छू, चींटी, मधुमक्खी, भौरों के डंक, नेटल के डंक, इन सब के डंक, सांप, बिच्छू, चींटी, मधुमक्खी, भौरा, नेटल, इस सब के डंक में मेथोनेइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग की दवाई बनाई जाती है। इसको याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल से क्या बनाया जाता है? गठिया रोग की दवाई बनाई जाती है फॉर्मिक अम्ल से। सोडा वाटर पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल। सोडा वाटर पेय पदार्थ में क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना चांदी शुद्धिकरण में किया जाता है। नाइट्रिक एसिड याद रखिएगा, सोना चांदी के शुद्धिकरण। सोडा वाटर पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। सोडा वाटर जो पेय पदार्थ पीते हैं उसमें कौन सा गैस पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सल्फ्यूरिक अम्ल का संचायक बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का संचायक किसमें होता है? संचायक बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। रासायनिक सूत्र H2SO4। इसको बोलते हैं, सामान्य भाषा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन सामान्य भाषा में आप लोग ये जटिल जो भाषा है, किताबी भाषा, इसको याद करना ही होगा। H2SO4 को तेजाब बोलते हैं। तेजाब जो सुने हैं आप लोग आम बोलचाल की भाषा में। सल्फ्यूरिक अम्ल के व्यापक उपयोग के कारण इसे रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। H2SO4 तेजाब को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल। कार, ट्रक, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, तेजाब डाला जाता है। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फिटकिरी और सोरा में क्या पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिटकिरी और सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिटकिरी और सोरा में इसका उपयोग फोटोग्राफी में अम्लराज बनाने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग पूछा है एग्जाम में, फिर पूछ सकता है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये सारी बातें आप लोग गौर कीजिए। HNO3 ये है नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में अम्लराज बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल देखते हैं। बेंजोइक अम्ल औषधि निर्माण, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग औषधि निर्माण, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। आप देखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में कपड़ों से स्याही धब्बा हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अम्लराज। एक्वारेजिया क्या है? अम्लराज। एक्वारेजिया का शाब्दिक अर्थ है शाही जल। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। एक्वारेजिया क्या है? अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इसका रासायनिक नाम नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक या नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एक्वारेजिया का रासायनिक नाम नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको याद रखिएगा। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही अम्लराज कहलाता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही अम्लराज कहलाता है। इसे प्रायः 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अम्लराज का रासायनिक सूत्र HNO3 + 3HCl होता है। अम्लराज का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा
HNO3 प्लस 3HCl, HNO3 प्लस 3HCl अम्लराज का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, अम्लराज स्वर्ण और प्लेटिनियम जैसी नोबल धातुओं को भी गला देता है। ये क्या करता है अम्लराज? स्वर्ण, सोना, प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं को गलाने का काम करता है। हालांकि यह टाइटेनियम, इरिडियम, रुथेनियम, टैलम, ओस्मियम, रोडियम को नहीं गला सकता, ये भी याद रखना है। अमलगम, अब इसको देखते हैं अमलगम क्या है। अमलगम देखिए, पारा या मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। पारा या मरकरी के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। पारा की अधिकता होगी तो शरीर में क्या होगा? मिनी माता रोग होगी। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है, ये तो सबको को मालूम है। एग्जाम हिंट, रसायनों का राजा अम्लराज अमलगम को एक साथ पढ़ना है। रसायनों का राजा अम्लराज अमलगम को एक साथ पढ़ना है, ये एग्जाम हिंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरे कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का, ये किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरे विटामिन, यानी संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अतः संतरा क्या है? विटामिन के स्रोत हैं। विटामिन आइए देख लेते हैं। संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील BC और वसा में घुलनशील ADEK। कीड़ा से याद रखिएगा, ये ट्रिक है लेकिन ज़रूरत नहीं है। ADEK याद रखिएगा, रट जाइएगा। BC जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील ADEK है। नोट, विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम एवं विटामिन की कमी से होने वाले रोग से भी प्रश्न आ रहा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में जीव विज्ञान में पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। किससे बने होते हैं? रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ भंडारित करने के लिए जो पात्र बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। लोहा का, स्टील का, तांबा का, लेड का। लेड माने शीशा, PB, तो लेड का बना होता है। बताइए क्यों बना होता है? रेडियो सक्रियता पदार्थ को भंडारित करने के लिए लेड का क्यों बना होता है उसका पात्र? तो लेड यानी शीशे का कंटेनर उपयोग रेडियो धर्मिता सामग्रियों को भंडारित करने या ले जाने के लिए किया जाता है। शीशा एक भारी धातु है। शीशा क्या है? एक भारी धातु है जो परमाणु विकिरण को अवशोषित करने में सक्षम है और इस प्रकार लोगों को जोखिम से बचाता है। परमाणु विकिरण अवशोषित करने में सक्षम है और लोगों को क्या चीज़ से बचाता है? विकिरण परमाणु विकिरण को अवशोषित करने में सक्षम है और इस प्रकार लोगों को जोखिम से बचाता है, नहीं तो विकिरण से लोगों को परेशानी हो जाएगा। परबल अम्लों को रखने के पात्र शीशे के बने होते हैं। परबल अम्लों के रखने के पात्र किसके बने होते हैं? शीशे के। यदि हम एसिड को धातु के कंटेनरों में संग्रहित करते हैं तो धातु संक्षारित क्रोडेड हो जाएंगे, क्योंकि एसिड प्राकृतिक में संक्षारक यानी क्रोसेप होते हैं, संक्षारित हो जाएंगे। इसीलिए एसिड को क्या चीज़ में रखा जाता है? शीशे के कंटेनर में रखा जाता है। शीशा आवर्त सारणी का एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 82। शीशा का कितना है? 82। सोना का कितना है? 79। ये सब याद रखना है। इसका लैटिन नाम प्लम्बम होता है और संकेत क्या है? PB, प्लम्बम PB इसका लैटिन नाम है, संकेत PB है। शीशा का उपयोग, आइए शीशा का उपयोग तो देख ही रहे हैं, डिटेल में देख लेते हैं। यह एक धातु है जिसका उपयोग पेंट करने, पाइप को संरक्षण प्रतिरोध बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बैटरी में किया जाता है। शीशा में देखे होइएगा बैटरी का उपयोग किया जाता है। शीशा संचायक बैटरी
सोल्डरिंग, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। शीशा कम मात्रा में विषैला होता है, खासकर बच्चों के लिए। ये सब ऊपर भी देख चुके हैं शीशा के बारे में। आप देखिए रेडियो एक्टिविटी के बारे में बता रहे थे। रेडियो सक्रियता, जब एक अस्थिर परमाणु नाभिक घटित होकर अधिक स्थिर नाभिक बनता है, इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मी क्षय कहा जाता है। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक में स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती है। ये अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती है रेडियो एक्टिविटी में। तो ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों के उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। किरणों का जो उत्सर्जन हो रहा है अल्फा, बीटा, गामा, किसका उत्सर्जन हो रहा है? अल्फा का, बीटा का, गामा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए इसे रेडियो सक्रियता कहा जाता है। देखिए यूरेनियम, थोरियम, रेडियम इत्यादि जैसे ये सब हैं। अल्फा, बीटा, गामा किरणों के गुण भी देख लेते हैं। अल्फा किरण पर 2 इकाई धन आवेश, अल्फा किरण पे क्या होता है? 2 इकाई धन आवेश, 4 इकाई भार होता है, जैसे हीलियम के नाभिक जैसा। बीटा किरण पर इकाई ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के जैसे। गामा किरण पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात इसकी प्रकृति उदासीन होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे। इसको याद रखना है। अल्फा किरण में हीलियम नाभिक जैसे, बीटा किरण में इलेक्ट्रॉन जैसे आवेश होते हैं और गामा किरण में उदासीन आवेश होते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे होते हैं। सबसे अधिक वेधन क्षमता वाली गामा किरण होती है, सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण होती है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की होती है। और सबसे कम वेधन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरण की। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है और सबसे कम वेधन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरण की होती है। इसको याद रखना है, अल्फा किरण। तो आइए अब थोड़ा सा देखते हैं। और सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है? अल्फा की। सबसे कम आयनन क्षमता किसकी होती है? गामा की, गामा किरण की होती है। देखिए वर्ग विस्थापन नियम सोडी एवं फॉजन ने दिया था। वर्ग विस्थापन का नियम किसने दिया था? सोडी और फॉजन ने दिया था वर्ग विस्थापन का रूल। एक अल्फा किरण को निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई, द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। एक अल्फा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई, द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। एक बीटा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई वृद्धि होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक अल्फा किरण एवं 2 बीटा किरण निकलने से समस्थानिक आइसोटोप का निर्माण होता है। आइसोटोप, समस्थानिक। आइसोटोप के बारे में आप लोग तो जान ही रहे हैं। समस्थानिक किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कार्बन है, इसको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, समस्थानिक कैसे है? यहाँ मान लीजिए कार्बन 6 है, इसका परमाणु संख्या 6 है और इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? मान लीजिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है। द्रव्यमान संख्या 14 अलग अलग है और परमाणु संख्या सेम है, इसका परमाणु संख्या बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक तत्व बोलते हैं। तो देख लीजिए बीटा किरण निकलने से समभारिक आइसोबार का निर्माण होता है। बीटा किरण से समभारिक किसे कहते हैं? जिसका द्रव्यमान संख्या बराबर हो और परमाणु संख्या भिन्न हो। रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप कैसे की जाती है? जीएम काउंटर से। रेडियो धर्मी क्षय के बाद रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से शीशा के रूप में बदल जाते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकलर ने सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता लगाया था। हेनरी बेकलर ने सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता लगाया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रेडियो सक्रियता का यह सही मात्रक बेकलर है क्योंकि रेडियो सक्रियता का पता हेनरी बेकलर ने लगाया था।
क्यूरी रेडियोधर्मिता की एक गैर एसआई इकाई है। क्यूरी रेडियोधर्मिता की एक गैर एसआई इकाई है। रेडियो सक्रियता को जीएम काउंटर से मापा जाता है। रेडियो सक्रियता को किससे मापा जाता है? जीएम काउंटर से। सिरका में होता है। सिरका में कौन सा एसिड होता है? क्वेश्चन पूछा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरका में कौन सा एसिड होता है, ये पूछा है। तो सिरका में साइट्रिक, एसिटिक, लैक्टिक, हाइड्रोक्लोरिक, इसमें से कौन सा होता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड होता है। इसको याद रखने के लिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए सिरका है, तो सिर मान लीजिए, सिर पर एसी गिर गया। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? HCl पाचन तंत्र जो होता है मनुष्य के पेट में आंत में पाया जाता है HCl। यह एक प्रबल अम्ल है जिसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम, अच्छा HCl के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेट में पाया जाता है, यह क्या है? यह एक प्रबल अम्ल है जिसे म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है। HCl का दूसरा नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हाइड्रोजन क्लोराइड। प्रमुख अम्ल के स्रोत के बारे में भी बताया जा चुका है, पहले ही बताया जा चुका है, नहीं बताएंगे डिटेल्ड में, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। क्या घोलने पर? लवण घोलने पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घोलने पर, चीनी घोलने पर, नींबू का रस घोलने पर। तो जल में अगर चीनी घोल देंगे तो ये क्या करेगा? विद्युत का चालन नहीं करेगा, यानी विद्युत का कुचालक हो जाएगा। जैसे लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नींबू का रस जल में घोलने पर विद्युत का चालन करेगा, लेकिन अगर चीनी को जल में घोल देंगे तो विद्युत का चालन नहीं करेगा, कुचालक हो जाएगा। सुक्रोज, जिसे टेबल शुगर बोलते हैं, चीनी, सुक्रोज को क्या बोलते हैं? टेबल शुगर भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र C12, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। सुक्रोज टेबल शुगर का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। इसका उपयोग आमतौर पर भोजन में स्वीटनर के रूप में किया जाता है। विलयों में अशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। डिस्टिल्ड वाटर क्या करता है? विद्युत का चालन नहीं करता है डिस्टिल्ड वाटर। लेकिन जल में कोई अम्ल, क्षार या लवण घुला हो तो चालन करने लगता है। जैसे नींबू का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लवण, ये सब मिला देंगे शुद्ध जल में, डिस्टिल्ड वाटर में, तो ये क्या करेगा? विद्युत का चालन करने लगेगा। विद्युत सेलों के विलयों में भी विद्युत धारा का प्रवाह इसी प्रकार होता है। वर्षा जल सबसे शुद्ध जल होता है। वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार दरोगा के एग्जाम में, पालर पानी क्या है? तो पालर पानी वर्षा जल है, इसको याद रखिएगा। पालर पानी क्या है? वर्षा जल है, वर्षा जल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है अमोनिया, एल्यूमिनियम, हाइड्रोक्लोराइड, स्टील। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? अमोनिया के लिए। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? CH3 अमोनिया। देखिए हैबर प्रक्रिया क्या है, इसको देखते हैं। हैबर प्रक्रिया यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की एक औद्योगिक प्रक्रिया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दो तत्वों से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की एक प्रक्रिया, औद्योगिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराकर अमोनिया में बदल दिया जाता है। हैबर प्रक्रिया से बनी अमोनिया का इस्तेमाल उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। हैबर प्रक्रिया से बनी
अमोनिया का इस्तेमाल उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइबर प्रक्रिया में लौह के चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। हाइबर प्रक्रिया में लौह के चूर्ण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अमोनिया NH3 बताया है ना, इसका रासायनिक फार्मूला NH3 है, ये याद रखिएगा। इसका औद्योगिक उत्पादन हाइबर विधि से किया जाता है। अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है? हाइबर विधि से किया जाता है। यह मानव मूत्र में पाया जाता है। अमोनिया जब टॉयलेट में पेशाब करके आदमी छोड़ देता है तो कुछ देर बाद बैक्टीरिया से रिएक्शन कर अमोनिया बना लेता है और अमोनिया का गंध बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत तीव्र होता है। यह नाइट्रोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रंगहीन वायु में हल्की तीव्र गंध वाली गैस है और सूंघने पर आँखों में आंसू निकलने लगते हैं। इसकी अधिक मात्रा घातक होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 संपर्क विधि तैयार किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इस्पात बेसमर विधि तैयार किया जाता है। इस्पात बेसमर विधि से तैयार किया जाता है। इस्पात किस विधि से तैयार किया जाता है? बेसमर विधि से तैयार किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने में हाइबर विधि में लोहे के चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। लोहे के चूर्ण का उपयोग किस रूप में किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने में वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किस चीज़ को बनाने में? जैसे वनस्पति तेल बनाने में, इस्पात बनाने में, अमोनिया गैस बनाने में। जैसे अमोनिया गैस बनाने में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। तो ये सब याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको रट लेना है। क्लोरीन गैस बनाने में क्लोरीन गैस किस विधि से बनता है? डिकन विधि से। और क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन सा एसिड है जो शीशे को घोल देगा? ये सामान्य भाषा में क्वेश्चन है, लेकिन ये सामान्य भाषा में क्वेश्चन पूछता नहीं है। किताब के जो है शब्दों को समझे बारीकी से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है कांच को घोल सकता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, इसको याद रखिएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसको HF बोलते हैं, कांच को घोल सकता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक ऐसा गुण होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में एक ऐसा गुण होता है जो कांच की सतह पर एक ऐसी परत बनाता है जो कांच की तरह दिखता है। इस प्रक्रिया को कांच का निछारण, ग्लास लीचिंग कहते हैं। ग्लास लीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब होता है जब ग्लास पानी के संपर्क में आता है। कांच पर लिखने के लिए भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। कांच पर कुछ लिखना है तो किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह यौगिक कौन सा है जिसे कांच के बर्तनों में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह कांच के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसे कांच के बर्तनों में रखिएगा तो गल जाएगा कांच का बर्तन, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कांच के बर्तनों में नहीं रखा जा सकता। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हमेशा प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है और इसे आमतौर पर मोनेल के तांबे से बने धातु के उपकरण में संभाला जाता है। इसे कांच के बोतलों में संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। किसको? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को। ध्यान रखिए। हाइड्रोफ्लोरिक के जलीय घोल को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कहा जाता है। यह बहुत ही संक्षारक होता है
यह अत्यंत अभिक्रियाशील है जिसका उपयोग करना सुरक्षित नहीं है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अत्यधिक अभिक्रियाशील है जिसका उपयोग करना सुरक्षित नहीं है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल गहरी जलन पैदा करता है अगर यह मानव त्वचा के संपर्क में आता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HCl को म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक। अब देखिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को देख लेते हैं HCl। इसको म्यूरेटिक अम्ल पहले ही बता चुके हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल बोलते हैं। अम्लराज इक्वारेजिया यह 3 और 1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ताज़ा मिश्रण है। इक्वारेजिया यानी अम्लराज किसका मिश्रण है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का, HNO3 और HCl का। HNO3 प्लस HNO3 प्लस HCl, HNO3 प्लस HCl इसका मिश्रण है अम्लराज। अब देखते हैं, यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। अम्लराज किसको गला सकता है? अम्लराज किसको नहीं गला सकता है, ये सब हम बता चुके हैं। तो अम्लराज सोना और प्लेटिनम को गलाने में सहायक होता है। नाइट्रिक अम्ल के बारे में देख लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल यह एक प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल क्या है? यह एक प्रबल अम्ल है। इसे नाइटर का स्पिरिट एवं एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता है। नाइटर का स्पिरिट या एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत संक्षारक और विषैला होता है। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 63U होता है। नाइट्रिक यौगिक का प्रमुख स्रोत चिली देश है। नाइट्रिक यौगिक का प्रमुख स्रोत क्या है? कौन सा देश है? चिली है। भारत के सांभर झील में पोटासियम नाइट्रेट पाया जाता है। भारत के सांभर झील में कौन सा नाइट्रेट पाया जाता है? पोटेशियम। इसमें एक समय प्रचुर मात्रा में सोरा यानी व्यापारिक पोटेशियम नाइट्रेट तैयार होता था। नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः हाइड्रोजन आयन H+ और नाइट्रेट आयन HN3 में विघटित हो जाता है। यह उर्वरकों में विस्फोटकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे याद रखें, बाकी नेक्स्ट अगली बार देखेंगे। इन्हें भी याद रखें। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? रसायन का राजा। अम्लगम को क्या बोलते हैं? पारे और किसी अन्य धातु में मिश्रण के बनी होती है। पारे या किसी अन्य धातु के मिश्रण की बनी होती है अम्लगम। पारा प्लस अन्य धातु। पारा एक तरल तत्व है लेकिन अम्लगम कठोर हो जाते हैं। अम्लगम के उदाहरण में से एक पारा एवं चांदी का मिश्रण है। अम्लगम का उपयोग दांत भराई कीमती धातुओं को बांधने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का लगभग 3/4 भाग है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का लगभग 3/4 भाग हाइड्रोजन ही है। यह आवर्त सारणी का पहला तत्व है और सभी तत्वों में सबसे हल्का और सबसे सरल तत्व है। यह हाइड्रोजन क्या है? आवर्त सारणी का पहला तत्व है और सभी तत्वों में सबसे हल्का और सबसे सरल तत्व है। हाइड्रोजन क्या अधातु होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। सूर्य एवं तारों का यह प्रमुख अवयव है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? वायुमंडल पूछे तो सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%। भूपटल यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक पूछे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक पूछे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन
यूरिया NH2CONH2, यूरिया NH2CONH2 में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है यूरिया में। यूरिया प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। यूरिया प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। इसे बोहलर नामक विद्वान ने बनाया था। इसे बोहलर नामक विद्वान ने बनाया था। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? बेल्डस्पार है। उसके बाद क्वार्टज है। उसके बाद कौन सा है? क्वार्टज है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व होता है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से भी कम घनत्व वाला होता है, जल है। जल द्रव अवस्था में रहते हुए ठोस से अधिक घनत्व जल का है। जल का घनत्व क्या है देख लेते हैं। जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है। पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसकी ठोस अवस्था यानी बर्फ तरल अवस्था की तुलना में कम घनी होता है। इसी कारण बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। बर्फ पानी में तैरते समय 1/10 भाग ऊपर होता है, जबकि 9/10 भाग नीचे होता है। याद रखिएगा, बर्फ जब पानी में तैर रहा होता है तो 1/10 भाग ऊपर होता है और 9/10 भाग नीचे होता है। यानी अधिकतर भाग जो है बर्फ़ का नीचे ही डूबा रहता है, लेकिन घनत्व कम होने के कारण एक भाग जो है पानी के ऊपर तैरता दिखता है। वह पदार्थ जो तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था में कम घनत्व होता है, पानी। तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था में, यही क्वेश्चन है। पानी है, ये जब ठोस अवस्था में रहेगा तो इसका घनत्व क्या रहेगा? कम रहेगा। जब द्रव अवस्था में आएगा तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट सारे क्वेश्चन एनालिसिस अगले वीडियो में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी ही केमिस्ट्री का छुट्टी कर देने का, और केमिस्ट्री एनालिसिस कर लेने के बाद केमिस्ट्री पढ़िएगा तो एक समझ विकसित होगा, जिससे आप क्वेश्चन को करने में और टॉपिक को पढ़ने में, जैसे टॉपिक अम्लराज, अम्लगम, ये सब टॉपिक है, इसको क्लियर रखिएगा तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे। जैसे एसिड बेस है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बिहार दरोगा में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्रोमीन, देखिए ब्रोमीन तीसरा हैलोजन है जो आवर्त सारणी के समूह 17 का एक अधातु है। ब्रोमीन का प्रतीक Br होता है। उसकी परमाणु संख्या 35 है। यह दूसरा लाल भूरा होता है। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन और पारा जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है। ये बार पूछता है। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा के रासायनिक सूत्र Hg होता है। ब्रोमीन का Br होता है। इसके परमाणु संख्या 35 और पारा का परमाणु संख्या 80 होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल सटीक तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।